चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, एंड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। तो अब इनमें क्या डिफरेंसेस है, कौन सी सिचुएशन कब अप्लाई होती है, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हमने लॉ ऑफ डिमांड के अंदर क्या देखा कि अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये हमने बेसिकली पढ़ रखा है। सो अब इस सिचुएशन में अगर हम एक डिमांड कर्व बनाते हैं, सो डिमांड कर्व के लिए ये हमारा ग्राफ, और डिमांड कर्व हमारा कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। तो इस तरह का एक कर्व बना लेंगे which is a downward sloping curve। इधर हो गया आपका x एक्सिस एंड अदर साइड इज y एक्सिस। x एक्सिस पे ऑलवेज हम क्या लेते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड, एंड y एक्सिस पे क्या लेते हैं, प्राइस। प्राइस ऑफ कमोडिटी। अब एक पर्टिकुलर पॉइंट हमने सेलेक्ट कर लिया, लेट्स टेक अ पॉइंट p। ये पॉइंट p है हमारा, एंड दिस इज द प्राइस ऑफ कमोडिटी। और इस प्राइस पे एक पर्टिकुलर हमारी डिमांड है, जिसको हमने क्या बोला है, q, क्वांटिटी इज q। अब जैसे जैसे हम लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करते हैं, तो अगर प्राइस आपकी इंक्रीज हो जाए, इफ प्राइस इंक्रीजेस देन क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। तो हमने न्यू प्राइस ले ली P1। तो जैसे ही हमने न्यू प्राइस ली P1, तो वैसे ही क्या होगा, आपकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। तो दिस इज प्राइस P1, P1 पे डिमांड कितना है, Q1। तो इस केस में डिमांड क्या हो गई, पहले से कम हो गई, डिक्रीज हो गई। पहले हमारा पॉइंट ई था, अभी हमारा पॉइंट हो गया E1। तो इस कर्व में मूवमेंट कहाँ पे हुआ, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट हो गया। सो दिस मूवमेंट इन अपवर्ड डायरेक्शन इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन। इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो यहां हम लिख देते हैं इट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड या कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ऑन द अदर हैंड, अगर हम ऐसा कहते हैं कि प्राइसेस फॉल हो जाए, प्राइसेस डिक्रीज हो जाए, तो प्राइसेस को हमने थोड़ा सा कम कर दिया, तो प्राइस जैसे ही कम होगी, तो क्या होगा, हमारी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। क्वांटिटी बढ़ तो जाएगी। प्राइस को हमने P0 लिया, तो क्वांटिटी आपकी Q0। तो क्वांटिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और जैसे क्वांटिटी इंक्रीज हुई, मूवमेंट कहाँ पे हुआ, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और डाउनवर्ड मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन। So this is known as expansion. सर मतलब क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो उसे एक्सपेंशन बोलेंगे, और अगर क्वांटिटी कम हो रही है तो उसे कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। Exactly. मतलब क्वांटिटी के रिलेशन में बोलना है हमें। क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। तो जब भी हमारे डिमांड कर्व के अंदर एक ही कर्व के ऊपर मूवमेंट होता है, या तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो मूवमेंट इज अलोंग द सेम डिमांड कर्व। तो मूवमेंट क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस। कि प्राइस में चेंज हुआ, प्राइस या तो इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। इस प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में अफेक्ट आया, या तो डिमांड डिक्रीज हुई या फिर डिमांड इंक्रीज हुई। और इस वजह से ही क्या होता है, या तो कॉन्ट्रैक्शन होगा या फिर एक्सपेंशन होगा। और इसी को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। नाउ दिस कॉन्ट्रैक्शन इज ऑल्सो नोन एज, कॉन्ट्रैक्शन को हम और क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। कि हमारी क्वांटिटी पहले से क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो कॉन्ट्रैक्शन इज ऑल्सो नोन एज डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। दूसरी तरफ एक्सपेंशन, एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ पे वर्ड क्वांटिटी यूज करना जरूरी है। इंक्रीज इन डिमांड का मीनिंग अलग है, एंड इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मीनिंग अलग है। तो जब प्राइस की वजह से चेंज हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, या इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। ये तो क्या हमारा फर्स्ट पार्ट। लेकिन दूसरा पार्ट ये कहता सर है कि प्राइस कांस्टेंट हो एंड दूसरे फैक्टर्स में चेंज हो जाए, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, तो फिर हम उस केस में थोड़ा सा चेंज बताएंगे कि उसमें क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। अंश कुछ पूछ रहे हो? सर जैसे आपने बताया कि अदर देन प्राइस हो गया,
तो हम्म मान लीजिए हमने सेट्रस पेरिबस में कोई और मतलब कोई और उसका डिटर्मिनेंट ले लिया, तो हम्म उसके हिसाब से फिर उसमें फिर अलग चीजें होंगी सर। एग्जैक्टली। तो उस केस में आपका क्या होगा, ये सेकंड वाला सिचुएशन, कर्व आपका शिफ्ट हो जाएगा, या तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो अभी हमने फर्स्ट केस में क्या किया है, दिस इज ओनली मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, मतलब डिमांड कर्व हमारा एक ही है, प्राइस कुछ भी हो जाए, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, डिमांड कर्व हमारा वही है। तो हम डिमांड कर्व के ऊपर ही घूम रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं तो कभी नीचे आ रहे हैं। तो डिमांड कर्व के ऊपर की तरफ जाना दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, डिमांड कर्व में नीचे की तरफ आना दैट इज एक्सपेंशन। मतलब क्वांटिटी कम हो सर रही है अगर कॉन्ट्रैक्शन, क्वांटिटी बढ़ रही है तो एक्सपेंशन। सर मैं ऐसे कह रहा था कि मतलब हम इसको जो मतलब स्टडी कर रहे हैं, तो हम्म हम सेट्रस पेरिबस के उस पे assumption पे स्टडी कर रहे हैं। यस। तो अगर मैं इस वाले की सिचुएशन में प्राइस की जगह कुछ और लगा दूं तो सर। तो फिर वो सेकंड सिचुएशन हो जाएगी। अभी हमारी फर्स्ट सिचुएशन क्या है, देयर इज चेंज इन प्राइस, मतलब ये है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड। अभी हम लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ओके सर, समझ गया। एग्जैक्टली उसके अकॉर्डिंग। अब दूसरी सिचुएशन क्या है, कि सेकंड सिचुएशन कहती है कि प्राइस इज फिक्स्ड, प्राइस इज फिक्स्ड, प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस में अब कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो चेंज किसी दूसरे एक फैक्टर में हो जाएगा। जैसे इनकम बढ़ जाए, तो हम पहले एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक्स एक्सिस एंड देन वाई एक्सिस। अब ये हमने बनाया हमारा डिमांड कर्व, ठीक है। तो एट प्रेजेंट ये हमारा डिमांड कर्व है, जिसको हमने नाम दे दिया डी डी, दिस इज द डिमांड कर्व। अच्छा, प्राइस हमारी क्या है, कांस्टेंट है, प्राइस इज कांस्टेंट। तो प्राइस के लिए क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो प्राइस के लिए हम बना देंगे एक स्ट्रेट लाइन, दिस इज द प्राइस। तो ये आपका प्राइस। अब दूसरे फैक्टर्स में चेंज हुआ, दूसरा फैक्टर क्या लिया हमने, लेट से इनकम, इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस। अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही है, तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे, डिमांड इंक्रीज हो गया डिक्रीज, हमने पढ़ा था चैप्टर के स्टार्टिंग में। अगर जनरली वो इंक्रीज हाँ, कर देगा अपनी यस, डिमांड को। इन जनरल डिमांड विल इंक्रीज। तो जब डिमांड इंक्रीज होगी, तो फिर ये डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। राइट। यस। तो हम यहाँ पे एक कर्व बना देते हैं, सो देयर विल बी अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। तो ये हमारा आपका न्यू डिमांड कर्व बन गया, जिसको हमने नाम दिया D1D, ये न्यू डिमांड कर्व। पहले हमारी क्वांटिटी कितनी थी, तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं अप टू एक्स एक्सिस, क्वांटिटी वाज क्यू। अभी हमारी न्यू क्वांटिटी कितनी हो गई, Q1 हो गई, क्वांटिटी पहले से इंक्रीज हो गई। तो जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, तो कंज्यूमर क्या करता है, डिमांड इंक्रीज करता है, मतलब क्वांटिटी विल राइज। तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे, डिमांड कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। तो डिमांड कर्व क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट कहाँ पे हो रहा है, टुवर्ड्स राइट। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, सो इट इज ऑल्सो नोन एज इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड। हम यहाँ पे वर्ड क्वांटिटी यूज नहीं करेंगे। इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब होगा प्राइस में चेंज हो रहा है, एंड इंक्रीज इन डिमांड का मतलब प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, किसी दूसरे फैक्टर की वजह से डिमांड बढ़ रही है। ओके, तो ये तो हो गया आपका राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। दूसरा केस कौन सा आता है हमारा, दूसरा केस फॉर एग्जांपल हम लेते हैं इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। अगर सब्स्टिट्यूट महंगा हो जाए, तो क्या लगता है डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट होगा, राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड। सर राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। यस, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे आपका कॉमन एग्जांपल पेप्सी एंड कोक, ठीक है। तो अगर पेप्सी की प्राइस बढ़ जाती है,
पेप्सी की प्राइस बढ़ जाती है तो कोक की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो फिर आपका कर्व कहाँ शिफ्ट होगा, राइट वर्ड शिफ्ट होगा। राइट सेम वर्ड। डायग्राम जो भी हमने ऊपर बनाया है, ये डायग्राम फॉलो होगा। तो ये केस कौन सा है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। दूसरा है डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस डिक्रीज हो गई। तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो साथ में कंज्यूम होते हैं। तो ऐसे गुड्स जो साथ में कंज्यूम होते हैं उनकी प्राइस अगर कम हो गई, दैट मीन्स लोग उसकी डिमांड ज्यादा करेंगे। पेन एंड इंक, इंक सस्ती हो गई तो उस पेन की डिमांड बढ़ जाएगी। कार एंड पेट्रोल, कार सस्ती हो गई तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि कार की डिमांड बढ़ेगी तो ऑफकोर्स पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ेगी। तो ऐसे सारे केसेस में हम क्या बोलेंगे, डिमांड कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। तो इसको हम बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। फिर एक और सिचुएशन, अब अगर कंज्यूमर की इनकम फॉल हो जाए, इनकम ऑफ कंज्यूमर डिक्रीजेस, तो डिक्रीज होने पे क्या केस बनेगा, सर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। तो इस बार हो जाएगा आपका लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, क्योंकि जैसे ही डिक्रीज होगा तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और डिमांड के कम होने की वजह से इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये है हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व डी। और दूसरा, जैसे ही आपका ये शिफ्ट हो जाएगा इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, तो ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। प्राइस आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट। प्राइस हमेशा यहाँ पे कैसी है, कांस्टेंट। तो दिस इज पी, ओरिजिनल डी, न्यू डिमांड कर्व डी वन, ओरिजिनल क्वांटिटी क्यू, न्यू क्वांटिटी Q1। तो इस बार क्या हुआ, हमने बोला कंज्यूमर की इनकम कम हो गई, तो कंज्यूमर क्या कर रहा है, पहले से डिमांड कम करेगा, तो इसलिए डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट होगा, शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। सिमिलरली डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट की प्राइस कम हो जाए, तो जैसे आपका सब्स्टिट्यूट सस्ता हो गया तो कंज्यूमर क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट हो जाएगा, और हमारा जो मेन गुड्स है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। सो डिमांड विल फॉल एंड अगेन इट नहीं विल सर, शायद शिफ्ट आपने टुवर्ड उल्टा बोल दिया ना। क्या, शायद आपने उल्टा बोल दिया। क्या। सर जैसे आपने बोला कि जो जैसे हम लोग चेक करते हैं कि जो हमें मतलब पसंद है और उसका सब्स्टिट्यूट, हम्म। आपने बोला कि सब्स्टिट्यूट का प्राइस सब्स्टिट्यूट का प्राइस गिर गया। हाँ, तो सर हम अपने वाले की डिमांड ज्यादा करेंगे ना सर। कम करेंगे ना, सब्स्टिट्यूट सस्ता अपने हो गया वाले। तो उस पे जाएंगे ना। सर सब्स्टिट्यूट सस्ता हो गया तो आप वहां पे मूव हो जाओगे। अभी आपका जो हाथ में गुड है, जो मेन गुड्स है, उसको आप छोड़ोगे और सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट हो जाओगे, तो उस मेन गुड की डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो फिर से वही एग्जांपल आपका, हाँ, पेप्सी ओके सर आगे। एंड कोक, आगे। है ना। तो इस बार कोक की प्राइस कम हो गई तो आप पेप्सी की डिमांड क्या करोगे, कम करोगे, तो हमने वही लिखा, डिक्रीज इन डिमांड ऑफ पेप्सी, तो पेप्सी की डिमांड कम हो जाएगी, सो डिमांड कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। सॉरी सर, मैंने अपनी साइड से वो अपोजिट रिलेशन देख लिया, सॉरी सर। नो प्रॉब्लम। और सिमिलरली अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं तो वहां पे आ जाएगा इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जैसी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो भी क्या होगा, डिमांड फॉल होगी एंड इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये तो हम पहले देख चुके थे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड के अंदर, कि कब इंक्रीज और कब डिक्रीज होता है। अब उसका इफेक्ट कर्व के अंदर क्या है वो हमने देखा है। डिमांड कम हो रही है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, डिमांड बढ़ रही है तो राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। यस सर। ओके, सर क्लियर सर। राइट। तो जब ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है तो उसका नाम क्या है, डिक्रीज इन डिमांड या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। अब इनका ही एक कंपैरिजन चार्ट हमें दे रखा है, सेम चीजें बस वापस लिखी गई है।
एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है फाइनली? प्राइस में चेंज। जबकि इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड में क्या हो रहा है? दूसरे फैक्टर्स में चेंज, जैसे कि इनकम, टेस्ट, पॉपुलेशन, प्राइस रिमेनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, कॉम्प्लीमेंट्री, उन सब में चेंज हो रहा है। देन सेकंड, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा? सेम कर्व पे मूवमेंट होगा, या तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। जबकि इंक्रीज डिक्रीज में राइटवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी। देन ऑल्टरनेटिव टर्म्स क्या हम यूज कर रहे हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो चाहे वो इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो। एंड इधर वर्ड यूज कर रहे हैं चेंज इन डिमांड, क्वांटिटी वर्ड इज नॉट यूज्ड। तो ये आपका मेन डिफरेंस हो गया। अब आता है डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग पॉइंट्स का क्या मीनिंग हमें ऑलवेज लेना है। नॉर्मल गुड्स, तो नॉर्मल गुड्स के साथ ऑलवेज कैसा रिलेशन है? तो देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड, ऐसा हमने नॉर्मली पढ़ा है। तो प्राइस के साथ में इनवर्स रिलेशन, तो प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड देयर इज इनवर्स रिलेशन। लेकिन अगर इनकम के साथ में कंपेयर करते हैं, देन देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन। इनकम इंक्रीज, डिमांड ऑल्सो इंक्रीज। तो ये कब होता है? इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, जब गुड्स कैसे हैं? नॉर्मल है। बट जैसे ही गुड्स की वैरायटी चेंज होगी, हमारे रिलेशन भी चेंज हो जाएंगे। तो इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, अगर गुड्स इंफीरियर है, पुअर क्वालिटी के हैं, तो उस केस में क्या होगा? प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगी? सर घट जाएगी। पक्का? इंफीरियर गुड्स है, यस सर। सर इंफीरियर बढ़ से अच्छा जाएगी। तो कुछ होता ही नहीं है। इंफीरियर से सस्ता तो वो क्या खरीदेगा? कुछ भी नहीं। प्राइस बढ़ेगी तो वो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ाएगा, क्योंकि वो अदर एक्सपेंसिव फूड अब अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसी चीज को हम बेसिकली गिवन गुड्स की तरह कहते हैं। तो इसलिए प्राइस इंक्रीज होने पे इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। ये हमने एक्सेप्शन के अंदर पढ़ा था। यस सर। एंड दूसरा है इनकम के साथ में कनेक्शन। अगर इनकम बढ़ती है तो फिर इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है, बिकॉज अब कंज्यूमर मूव कर सकता है टुवर्ड्स द नॉर्मल गुड्स या सुपीरियर गुड्स। तो ये हुआ इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। थर्ड आता है जॉइंट गुड्स। जॉइंट का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, जो साथ में कंज्यूम होते हैं, दोज गुड्स विच आर कंज्यूम टुगेदर। जैसे हमने क्या कहा? मोबाइल एंड सिम, कैमरा एंड उसका एसडी कार्ड, पेन ये एंड इंक। इंफीरियर का थोड़ा डाउट था सर। हाँ पूछो। इंफीरियर मतलब प्राइस में इंक्रीज हो रहा है, तो हम्म। हम देखें तो साथ साथ में जैसे ब्रेड और बाकी हम ले लेते हैं वीट और राइस, तो सर वो तीनों के प्राइस बढ़ रहे होंगे। तो अगर प्रोपोर्शनेटली देखें तो सबसे ज्यादा जो मतलब परचेजेबल आइटम है वो ब्रेड होगा हमारे लिए। हाँ तो उस केस में हम उसे इंफीरियर कह रहे हैं ना सर? हाँ हाँ, वैसे समझ लो। जो सबसे ओके सर, सस्ता ओके। गुड्स है और उसको कंज्यूम करने से और उसके ऊपर हमारा सब्सटेंशियल पोर्शन खर्च होता है, स्पेंड होता है, तो वो हमारा इंफीरियर है। तो जॉइंट गुड्स के केस में, जॉइंट गुड्स का मतलब हो गया बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो ये हमने अच्छे से किया हुआ है, क्या रिलेशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री के साथ में, अभी जस्ट ऊपर भी हमने डिस्कस किया है। देन कॉम्पोजिट डिमांड। कॉम्पोजिट डिमांड का मतलब क्या है? कॉम्पोजिट का मतलब जिसकी जिसके बहुत सर्वोत्तम हो सारे सर। यूसेज है, मल्टीपल यूसेज है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया है कोल, तो कोल के यूसेज बहुत सारे, इंडस्ट्रियल यूज भी है, डोमेस्टिक यूज भी है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी काम में आता है, घर में खाना बनाने में भी काम में आता है, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में गुड्स के प्रोडक्शन करने में भी काम में आता है। तो कोल के मल्टीपल यूसेज है। तो उस टाइप की डिमांड को हम क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट डिमांड। सेम एग्जांपल हमने लिया था पहले मिल्क का भी, तो मिल्क के बहुत सारे मल्टीपल यूसेज हैं। देन कॉम्पिटिटिव डिमांड, जो एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, उसका दूसरा नाम क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स। यस, जो एक दूसरे की प्लेस पर काम में आते हैं टू सेटिस्फाई अवर वांट। एंड देन डिराइव डिमांड। डिराइव डिमांड का मतलब क्या है? कि हमें वो गुड्स डायरेक्टली नहीं चाहिए, बट इनडायरेक्टली हमारी वांट्स को फुलफिल करने के लिए जरूरी है। हमें सीमेंट नहीं चाहिए होता है वैसे तो,
हमें मिट्टी, सैंड, बजरी ये नहीं चाहिए होता है, आयरन रॉड, सरिया ये सब नहीं चाहिए। लेकिन अगर हमें हाउस बनाना है तो हाउस बनाने के लिए बाय डिफॉल्ट हमें सीमेंट, सैंड, ब्रिक्स और इस तरह की सारी चीजें रिक्वायर्ड हो जाती है। तो हमें इन सब की डिमांड डायरेक्टली नहीं है, हमें हाउस बनाना है, इसकी वजह से इन सारे गुड्स की डिमांड हो रही है। सो इट इज नोन एज डिराइव्ड डिमांड। तो ऐसे गुड्स जो फाइनल गुड्स बनाने में काम में आते हैं, दे आर नोन एज डिराइव्ड डिमांड। क्लियर सर। ओके, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, वो है एंगल्स कर्व। नाम सुना है? No, sir. नहीं सुना कभी? ओके, दिस वाज गिवन बाय बेसिकली लॉर्ड अर्नेस्ट एंगल। ये इकोनॉमिस्ट का नेम है, लॉर्ड अर्नेस्ट एंगल, या शॉर्ट में कहते हैं लॉर्ड्स एंगल। तो इन्होंने बताया है रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। इनकम एंड डिमांड का रिलेशन थ्री कैटेगरीज में। थ्री कैटेगरीज कौन सी? एक तो लग्जरी गुड्स, दूसरा कंफर्ट्स, एंड तीसरा नेसेसरी गुड्स। तीसरा हो गया नेसेसरी गुड्स। तो इनके साथ में रिलेशन बताया है। तो अब इसके अंदर रिलेशन कैसे है? तो एक तरफ तो कंज्यूमर की इनकम एंड दूसरी तरफ हमने कहा डिमांड है। तो अब मान लेते हैं कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही है। कितने से इंक्रीज हो रही है? सो लेट्स इंक्रीज द इनकम बाय 20%। कंज्यूमर की इनकम 20% से बढ़ गई। तो ऐसे केस में अगर हम नॉर्मल गुड्स की बात करते हैं, या पहले हम लेते हैं नेसेसरी गुड्स। नेसेसरी गुड्स, तो इनकम बढ़ी 20% से, तो क्या लगता है हम नेसेसरी गुड्स की डिमांड 20% से ज्यादा करेंगे या कम करेंगे? सर बहुत कम चेंजेस आएंगे सर नेसेसरी गुड्स में, यस, क्वांटिटी में। जैसा हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में किया था, नेसेसरी गुड्स में चेंजेस बहुत कम आते हैं, बिकॉज वो एनी हाउ हम उसको हमेशा पूरा करने की कोशिश करते हैं, वो हमारी बेसिक नीड्स है। तो इनकम कम भी होती तो भी हम उसको पूरा कर रखने की कोशिश करते हैं। तो जब इनकम बढ़ती है तो नेसेसरी गुड्स की डिमांड में कोई ज्यादा चेंज नहीं आता है। तो कितना चेंज आएगा? अगर इनकम में 20% चेंज है तो हम यहाँ बोलेंगे लेस देन 20% चेंज आएगा। नेसेसरी गुड्स की डिमांड में लेस देन 20% चेंज आएगा। बट अगर गुड्स कैसे हैं? कंफर्ट गुड्स है, कंफर्ट गुड्स है, तो उस केस में क्या होता है? लगभग उतना ही चेंज आता है जितना चेंज इनकम में है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू 20%। इनकम 20% बढ़ी तो हमने कहा कंफर्ट्स की डिमांड भी 20% से बढ़ जाएगी। एंड फिर आता है हमारा थर्ड, लग्जरी। तो लग्जरी गुड्स के केस में क्या होगा? जितनी इनकम बढ़ी उससे ज्यादा प्रपोर्शन में लग्जरी गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, दैट इज मोर देन 20%। तो यहाँ पे रेशियो 20% से ज्यादा हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम फूड की बात करते हैं, तो फूड के बेसिस पे अगर हम समझे, तो फूड में सबसे पहले आता है बेसिक फूड, जिसमें आपका आ गया जैसे वीट, राइस, पल्सेस, ये सब आ गया। ये सारा क्या है? नेसेसरी गुड्स है फॉर अवर सर्वाइवल। तो जैसे ही इनकम बढ़ी तो ऐसा तो होगा नहीं कि हम पहले 3 चपाती कंज्यूम कर रहे थे अब 6 चपाती कंज्यूम करेंगे। पहले हम 1 बोल राइस कंज्यूम कर रहे थे, अभी 2 बोल 3 बोल्स राइस कंज्यूम करेंगे। पहले दाल कम कंज्यूम कर रहे थे, अभी हम दाल ज्यादा पी लेंगे। तो ऐसा नहीं होता कि इनकम बढ़ने से इन सब की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, इसमें कोई खास चेंज नहीं आएगा। लेकिन दूसरी चीज आती है कौन सी? फ्रूट्स। तो अगर किसी के पास पैसे कम है तो वो हो सकता है फ्रूट्स कभी कभार कंज्यूम करता है या नहीं भी परचेज करेगा, बिकॉज उसके लिए फ्रूट्स अफोर्डेबल नहीं है। बट जैसे ही इनकम बढ़ी तो अब वो थोड़ा बहुत अपना एक्सपेंडिचर फ्रूट्स के ऊपर बढ़ा सकता है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या फाइंडिंग्स रही कि जितनी इनकम बढ़ी उस प्रपोर्शन में ही कंफर्ट्स की डिमांड बढ़ गई। एंड थर्ड आता है लग्जरी, इसको हम नाम दे सकते हैं ड्राई फ्रूट्स।
अब ड्राई फ्रूट्स और ज्यादा कॉस्टली है, तो इनकम बढ़ी तो हमने लग्जरी के अंदर ज्यादा स्पेंड करना शुरू किया, ड्राई फ्रूट्स को कंज्यूम करना शुरू किया। तो ये सेग्रीगेशंस, ये चीज दी है किसने, लॉर्ड अर्नेस्ट एंगल ने। तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे ये डायग्राम बने हैं। तो फर्स्ट डायग्राम के केस के अंदर क्या हो रहा है कि लग्जरी गुड्स है, तो लग्जरी गुड्स के अंदर एक्स एक्सिस डिमांड, वाई एक्सिस इनकम। तो इसमें क्या होगा, चेंज चेंज ज्यादा किसमें होगा, डिमांड में। अभी हमने लास्ट वाला पॉइंट पढ़ा कि इनकम में तो चेंज कम हो रहा है, 20% हो रहा है, बट डिमांड में चेंज मोर देन 20% हो रहा है। तो इनकम का चेंज 20%, बट डिमांड का चेंज मोर देन 20%, तो डिमांड में चेंज ज्यादा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इनकम एंड डिमांड, डिमांड में चेंज ज्यादा है। तो इसलिए इसका जो कर्व है वो कैसा बनेगा, थोड़ा सा फ्लैट बनेगा, देयर विल बी अ फ्लैट काइंड ऑफ कर्व। तो ये आपका फ्लैट कर्व हो गया। सेकंड केस है आपका कंफर्ट। तो इसमें हमने क्या बोला, इनकम एंड डिमांड दोनों में लगभग बराबर चेंज होगा। तो परसेंटेज चेंज इन इनकम इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड, दोनों का चेंज बराबर है। तो इधर 20% इनकम में, तो डिमांड में भी 20%। तो ऐसे केस में हमारी जो लाइन है क्या बनेगी, मिडल में बनेगी, ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज का एंगल बन जाता है, सेंटर के अंदर ये लाइन आ जाती है। एंड थर्ड केस जिसमें है गुड्स क्या नेसेसरी, इनकम में तो चेंज ज्यादा है बट डिमांड में चेंज बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। तो ऐसे केस में जो हमारा कर्व बनता है, दिस इज स्टीपर, इसको हम बोलते हैं स्टीपर, मतलब स्लोप ज्यादा होता है, स्लोप इज मोर। तो इस तरह का कर्व बनेगा इन केस ऑफ नेसेसरी गुड्स। तो ये हो गया आपके 3 सेग्रीगेशंस। अब आते हैं आपके पास क्वेश्चंस। ट्राई किए आप लोगों ने क्वेश्चन जो कल मैंने कहा था अप टू 22? यस सर। ओके, तो फटाफट से सबको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू। सर डी। ऑप्शन नंबर डी, क्वांटिटी डिमांडेड, उसमें प्राइस भी होगा, टाइम भी होगा। सेकंड, डिमांड कैन बी डिफाइंड एज। सर डिजायर एंड विलिंगनेस टू डी बाय बैक बाय एडुकेट डी परचेज सर। अगेन पॉइंट नंबर डी, क्योंकि इसमें ये सारे के सारे पॉइंट्स होने चाहिए, तो डी ऑप्शन। थर्ड, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एक्सेप्ट बी बी बी, क्वांटिटी सप्लाइड। क्वांटिटी सप्लाई। सप्लाइड ये हमारा कोई फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड नहीं है। फोर्थ, व्हेन प्राइस ऑफ पेट्रोल गोज अप, पेट्रोल महंगा हो ऑप्शन गया, ए सर। यस, तो डिमांड फॉर ऑटोमोबाइल डिक्रीजेस। तो पेट्रोल एंड ऑटोमोबाइल दोनों साथ में कंज्यूम होते हैं, तो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड। यस। 5, when the price of Renault pen falls, ceteris paribus, the buyer substitute the Renault pen for other pen. तो substitution होता है, डी which are more expensive. So this is known as, क्या बोलते हैं डी इसको? डी सर। डी, डी सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स, गुड्स की बात हो रही तो सब्स्टिट्यूशन गुड्स। 6, when price of steel goes up, demand for cement in the construction sector decreases, then steel and cement are, सर कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री गुड। yes, Complementary क्योंकि को clear कर कंस्ट्रक्शन दीजिएगा। में, बिल्डिंग्स में काम में आते हैं स्टील रॉड्स और उसके ऊपर सीमेंट लगती है, दोनों साथ में कंज्यूम हो रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। प्रोडक्ट ए इज नॉर्मल, जेड इज इंफीरियर, एन इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम विल, इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, नॉर्मल गुड्स की डिमांड डिक्रीज द डिमांड फॉर जेड। डिक्रीज द डिमांड फॉर जेड। यस, जेड की डिक्रीज हो जाएगी। ए की डिमांड बढ़ेगी बट वो ऑप्शन में नहीं है, और जेड की डिमांड डिक्रीज होगी, वो ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर सर डी। डी डी यस। 8, which of the following pairs of good is example of substitute? अब बी टी एंड कॉफी। बी सर। बी सर टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी, दीज आर सब्स्टिट्यूट, एक दूसरे की प्लेस पे काम में ले सकते हैं। 9, for what type of good does demand fall with a rise in income level?
inferior goods. Inferior goods. inferior goods, inferior goods. inferior goods. इनकम बढ़ी, inferior की demand decrease. 10. The law of demand, assuming other things to remain constant, establishes the relationship between, So B, price and quantity. yes, price of goods and quantity demanded. 11. The law of demand is कौन सा statement है? So A, quantitative. Quantitative. B. Final answer, A A, or B? A. Qualitative, sir. सर B Confusion हो रहा है? क्वालिटेटिव. B, sir, qualitative. Yes. क्वालिटेटिव, क्योंकि हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ क्या बता रहा है, डायरेक्शन, पॉजिटिव या नेगेटिव, या तो दोनों सेम डायरेक्शन में है या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन चेंज कितना हो रहा है ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता है. सो इट इज क्वालिटेटिव. तो चेंज कौन बताएगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताएगा. 12. तो व्हाट सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्वांटिटेटिव हो जाएगा. हाँ, वो हो जाएगा आपका क्वांटिटेटिव. एग्जैक्ट. 12. What type of relationship exists between the price and Inverse. quantity demanded? So inverse. Yes, inverse. A demand schedule is shown as demand schedule. कौन सा ऑप्शन? So none of these. पक्का? डिमांड शेड्यूल में क्या होता है? सर प्राइस एंड क्वांटिटी के बारे में हाँ, कि प्राइस की वजह से क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट आता है. प्राइस मान लो धीरे धीरे कम हो रही है तो क्वांटिटी हमारी बढ़ रही है. तो डिमांड शेड्यूल किसका फंक्शन हुआ? प्राइस का फंक्शन हुआ. हम उसमें सिर्फ प्राइस को कंसिडर करते हैं, इनकम को नहीं करते, पॉपुलेशन को नहीं करते, सब्स्टिट्यूट को नहीं करते, ओनली एंड ओनली प्राइस. तो इट इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस अलोन. 14. Dash indicates the change in consumer purchasing habits depending on the price variation of a particular product. क्या आंसर होगा? डिमांड शेड्यूल. डिमांड शेड्यूल, बिल्कुल. प्राइस वेरिएशन हो रहा है, उसका इफेक्ट देखना है, डिमांड शेड्यूल. दैट्स इट. 15. Law of demand, assuming other things to remain constant, establishes the relationship between the income of consumer and quantity of goods demanded. False. 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 Yes, false. Yes, इनकम के साथ में नहीं होता है रिलेशन. आवाज बहुत कम लोगों की आ रही है, बाकी लोग भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें और आंसर दें. 16. Law of demand is qualitative. True. True, sir. True, sir. 17. All but one of the following are assumed to remain constant while drawing the individual demand curve. Which one it is? Price Price, of sir. related goods. Yes. Price, sir. Price. Price, sir. प्राइस को छोड़ के बाकी सारे क्या रहेंगे? Of कांस्टेंट. price. Constant. 18. The demand curve of a commodity moves. कहाँ मूव करेगा? Downward from downward from left to Downward. right. Downward from Left left to to right. right. Yes, Left to downward right. from left to right. 19. Market demand is. कौन सा ऑप्शन होगा? आराम से पढ़ के बताओ. सर D होगा सर. Positively related to the price level, because decline in the price level has negative effect the demand of output. Sir, B होना चाहिए. Positive related prices because decline in price has a positive effect on demand for output. B. डी होना चाहिए. और कोई कह रहा है डी होना चाहिए. Sir, I go with D. ओके. आरोही से कह रही है ए. ओके. अब देखो डिमांड के बारे में बात हो रही है, तो डिमांड में क्या रिलेशन पॉजिटिव होता है? नहीं सर, पर डिमांड लाइक प्राइस फॉल होता है तो क्वांटिटी डिमांड राइज होता है ना, तो पॉजिटिव इफेक्ट ऑन डिमांड फॉर आउटपुट में उस क्योंकि फर्स्ट लाइन ही क्या कह रही है, फर्स्ट वर्ड क्या कह रहा है, नेगेटिवली रिलेटेड या पॉजिटिवली रिलेटेड. तो डिमांड तुम्हें पता है, इनवर्स रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन. आगे उसका क्लैरिफिकेशन भी दिया देखो.
प्राइस, अगर आप फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाते हो, नेगेटिव रिलेशन है, तो प्राइस लेवल में क्या हो रहा है, बिकॉज डिक्लाइन इन प्राइस लेवल, ओके, प्राइस डिक्रीज हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन डिमांड फॉर आउटपुट, पॉजिटिव इफेक्ट ऑन डिमांड, तो डिमांड क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज, आउटपुट पे इंक्रीज पॉजिटिव हो रही है आ सर। रहा है, डिमांड आपकी बढ़ रही है, तो ये हुआ आपका नेगेटिव रिलेशन। जबकि बी के अंदर क्या हो गया, पॉजिटिवली रिलेटेड, उसने कहा डिक्लाइन इन प्राइस लेवल हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट, तो एक डिक्रीज एक इंक्रीज हो रहा है, तो ये पॉजिटिव तो वैसा ही नहीं है, इट इज नेगेटिव, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। 20, if the price of Pepsi decreases relative to the price of Coke and 7 Up, the demand for, Coke and 7 Up will decrease. yes, तो अगर पेप्सी की प्राइस डिक्रीज हो रही है तो लोग पेप्सी पे शिफ्ट हो जाएंगे एंड कोक एंड 7 अप की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। 21, which of the following statement best describe the income effect, इनकम इफेक्ट के बारे में पूछा है। सर ए। एक तो ऑप्शन आ रहा है ए, और कोई, सर ए। जयराम also says A, आरोही, Sir, it's D. डी, यस सर, Sir, डी। A होगा। ज्यादा लोग एक के साथ में है और कुछ लोग डी के साथ में। डी कह रहा है इट इज अ चेंज इन प्राइस ऑफ अ गुड्स बिकॉज ऑफ राइज और फॉल इन द रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर, सर और इनकम इफेक्ट ऐसे तो